हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और फिर देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को फर्क पड़ता है। कमेंट करिएगा आपके डाउट्स और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो बिना वेट के यहाँ पर सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, दो टाइप के कम्युनिकेशन आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहे होंगे कि एक होता है इनफॉर्मल, दूसरा होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि जो मार्केट में हम करते हैं वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना, जिसका एक कोई फॉर्मल पाथ नहीं होता, यानी कि वो बात आप किसी को भी किसी भी तरीके से बता सकते हो, उसका कोई प्रूफ भी नहीं होता है। ठीक है, इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि देखो, आपने अगर देखा होगा तो ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है वो कहीं से भी निकला होता है, उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं होता, वो कहीं भी अपनी जगह बना लेता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कहीं भी अपनी जगह बना लेता है। अभी इस मोड में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे डायरेक्शन से आता है। कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी लेवल हो, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बात कहीं पर भी कर सकता है। और यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में र्यूमर्स भी होते हैं, गॉसिप भी होते हैं, यानी कि एक दूसरे की टांग खींचना भी होता है और एक दूसरे की बुराई करना पीठ पीछे। ये सारी चीजें यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होती है। कोई झूठ हो, कोई अफवाह हो, ये सारी चीजें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में चलती है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज भी होती है ना तो वो रिस्टोर्ड हो जाती है, या तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से हट जाती है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, द कश्मीर फाइल्स अभी रिलीज हुई। तो द कश्मीर फाइल्स में एकदम सही चीज बताई गई थी कि जो हमारे यूथ है वो ऑलरेडी भ्रमित है, क्योंकि उनको जो स्टोरीज बताई जा रही है वो सही नहीं है, या तो वो आधी सच्चाई है, पूरी सच्चाई नहीं है। तो जो आधी सच्चाई जो आ रही है वो कैसे आ रही है? वो आ रही है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। यानी कि अगर मैंने अपने दोस्त को बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो मेरा दोस्त ये मानेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसने तो कहा था। तो अब वो उस बात को आगे बढ़ती जाएगी और फिर ये एक मार्केट में फैल जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जो असली बात है, जो पूरा इंफॉर्मेशन है, वो हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन से आता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके पास प्रूफ रहता है कि ऐसा ही हुआ था। तो जो ये फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये फैक्ट्स के बेसिस पे है। तो यहाँ पर आपको आई होप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन समझ आया होगा कि क्या होता है, क्या इसके नुकसान होते हैं, और इसमें कोई भी तरह का लॉजिक नहीं होता है। ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। यानी कि कौन सी ऐसी स्टाइल है जहां पर ऐसा कहा जाता है कि हम अपने पावर का यूज नहीं करेंगे, या बहुत कम यूज करेंगे, या ऐसा कह सकते हो तब यूज करेंगे जब इसकी एग्जैक्टली जरूरत होगी। तो इस लीडरशिप को बोलते हैं लाइजेस फेयर, जिसको ऐसा कहा जाता है फ्री राइड लीडरशिप। अब इस लीडरशिप में क्या होता है, ये पावर तभी यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा एसेंशियल हो। अगर कोई छोटा मोटा मुद्दा रहता है तो ये नॉर्मली जो इसके सबऑर्डिनेट रहते हैं उनको फुल पावर दिया जाता है छोटे मोटे मुद्दे सुलझाने का, तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब कुछ ऐसा डिसीजन आ जाता है जहां पे सबऑर्डिनेट जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब जो है ये जाता है ऑर्डिनेट्स के पास, हायर अथॉरिटी में, और वहां से फिर पावर का यूज किया जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, विच एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू वर्ड, सिंबल एंड गेस्चर। यानी कि आप कौन सा ऐसा एलिमेंट है वो आपको बताना है जो आपके मैसेज को कन्वर्ट कर देता है वर्ड्स में, सिंबल में, गेस्चर में। इस एलिमेंट को बोलते हैं द एलिमेंट एनकोडिंग। यानी कि एलिमेंट को एनकोड करना इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग मैसेज टू वर्ड्स, गेस्चर्स एंड सिंबल। यानी कि एलिमेंट एनकोडिंग से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच मैसेजेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंबल्स that are to be made into symbol used for communication. It involves developing words, picture and gesture
that form the message। सिंपल है। तो एलिमेंट एनकोडिंग से हम अपने मैसेज को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंबल्स में, वर्ड्स में और गेस्चर्स में। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। द वर्कर ऑलवेज ट्राई टू शो देयर इनएबिलिटी व्हेन एनी न्यू वर्क इज गिवन टू देम। They are always unwilling to take up any kind of work due to sudden rise in demand. A firm want to meet excess order. The supervisor is finding it difficult to cope up with the situation. State the element of directing that can help the supervisor in handling the problem. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो भी सारे वर्कर्स हैं वो काम करना ही नहीं चाहते। कोई नया काम आता है तो वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सबके सब आलस से भरपूर है। तो अभी आपको इन वर्कर से काम कराना है तो आप कैसे कराओगे? सिंपल सी बात है, आपको जो मेजर यूज करना होगा वो मेजर का नाम है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द एम्प्लॉय इन दिस सिचुएशन शुड बी प्रोवाइडेड मोटिवेशन। Supervisor should be proactively motivate the employee and help them in performing their best of ability। यानी कि सुपरवाइजर को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करना है, सारे एम्प्लॉय को उनको मोटिवेट करना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी बेस्ट काम कर सके। The supervisor should also be able to understand the requirement and need of the worker। सुपरवाइजर को ये भी देखना चाहिए कि क्या है हमारे वर्कर्स की नीड, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो कुछ ऐसी चीजें चाहते हैं जो हम अभी उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए अगर वो चीज एसेंशियल है तो। Manager must be able to identify the reason behind the worker not showing the willingness to work and put all effort in solving that issue। मैनेजर को ये फाइंड करना चाहिए कि भाई अगर ये काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या हम इनको जो पैसे दे रहे हैं वो कम है, क्या इनको ये काम करने में कोई तकलीफ आ रही है, कोई मशीनरी की जरूरत है जो हम नहीं ला कर दे रहे हैं, क्या हमारा क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो परचेज कर रहे हैं वो लो है जिससे अच्छा प्रोडक्ट बनाने का इनका मन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें उनको आइडेंटिफाई करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैनेजर कैन ऑल्सो प्रोवाइड मॉनिटरी बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव टू वर्कर्स टू कीप देम मोटिवेटेड। यानी कि जो भी मैनेजर है उनको हमेशा वर्कर को अच्छे से अच्छी मॉनिटरी बेनिफिट्स देनी चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। इसके बाद आता है दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक चीज आपसे कही गई या फिर आपने किसी से कही तो उसका मतलब वो सामने वाला समझ नहीं पाया, या तो उसका जो मतलब है, जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है, वो सामने वाले ने मिस इंटरप्रेट कर दिया। इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। अब ये क्यों होता है? हो सकता है आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हो, ऐसे फ्रेजेस यूज किए हो, ऐसे सेंटेंसेस यूज किए हो जिससे सामने वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना किया हो, या फिर सामने वाले ने आपसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे बैरियर्स जो है, ये डिफिकल्टीज आती है वर्ड्स को समझने में और सेंटेंस को समझने में, इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्यों होता है? सबसे पहली बात, हो सकता है कि आपने जो वर्ड्स चुने हो, जो वोकैबुलरी चुनी हो, वो सामने वाले को आती ना हो, या तो हो सकता है कि आपने कोई और मतलब आपने जो वोकैबुलरी यूज की वो आपको उसका उतना ज्ञान नहीं था, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज हिंदी में अच्छी आती है लेकिन आप इंग्लिश में बोल रहे हो, तो अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो उसका हो सकता है मीनिंग अलग हो। तो पहला रीजन ये हो सकता है एट द टाइम ड्यू टू रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड और चूजिंग ओवर वोकैबुलरी द इंफॉर्मेशन नीड नॉट बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली, पहला। दूसरा, a word can have more than one meaning and it may happen that two words can have same type of pronunciation। In this case the interpretation of word is ambiguous। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा वर्ड यूज किया हो जिसके दो मीनिंग हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके इंग्लिश में दो मीनिंग हो सकते हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड करने पड़ते हैं। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपने यूज किए तो सामने वाला मिस इंटरप्रेट हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि वर्ड जो है वो एम्बिग्यूअस होता है, यानी कि उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है, जिससे सिमेंटिक बैरियर क्रिएट होता है। थर्ड है, इन सर्टेन केस देयर माइट बी वेरिएशन इन लैंग्वेज अमंग मैनेजर एंड वर्कर। For such cases, it is helpful to translate the information in a language that is easy for the worker to understand। During this process, some word or sentences may be misinterpreted, which leads to semantic barrier।
ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, सामने वाला जो है फ्रेंच कंपनी है, अभी वो फ्रेंच में बोलेगा, आपको तो फ्रेंच समझ नहीं आ रही, आप क्या करोगे, एक ट्रांसलेटर को रखोगे जो आपको फ्रेंच टू इंग्लिश या फ्रेंच टू हिंदी कन्वर्ट करके देगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका ट्रांसलेटर है उसने कुछ मिस इंटरप्रेट कर दिया, तो जो सामने वाली फ्रेंच कंपनी आपको बोलना चाहती है आप उस चीज को समझ नहीं पाए, और वो हो गया मिसकम्युनिकेशन। तो इसको भी सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। फिर while giving instruction the specialist may use technical vocabulary which the subordinate may find difficult to understand। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं वो आपको समझ नहीं आ रहे हो, तो जब टेक्निकल वर्ड्स आपको यूज समझ नहीं आते, जैसे बोलते हैं ना वो जार्गन जार्गन वर्ड्स होते हैं जो जो आपको समझ नहीं आते, तो ऐसे वर्ड्स आपने यूज किए तो उससे भी सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि आपको मोटिवेशन का प्रोसेस समझाना है। तो मोटिवेशन का प्रोसेस कैसे समझाते हैं? सबसे पहले कोई एक एम्प्लॉय रहता है, ठीक है, एम्प्लॉय को बहुत सारे उसके सपने होते हैं, बहुत सारी उसकी चाहत होती है, बहुत सारी नीड होती है, बहुत सारी चीजें वो करना चाहता है, बहुत सारे उसके डिजायर्स होते हैं। जब एम्प्लॉय के ये सारी चीजें बर्डन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि उसको लगता है मेरे को ये करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मेरे को ये अचीव करना था मैं नहीं कर पाया, मेरे को इतने पैसे कमाने थे मैं नहीं कमा पाया, तब उसको होता है टेंशन। फिर जब उसको टेंशन होता है तब वो गलत कदम उठाता है, या तो वो कोई कदम ही नहीं उठाता है, वो बोलता है कि कुछ करने से कोई फायदा नहीं है, सब जो है भगवान के भरोसे है, जैसा किस्मत में लिखा है वैसा होगा। तो जब ये चीज आ जाती है तो यहाँ पर सबसे पहला अनफुलफिल्ड नीड, वांट एंड डिजायर, जिससे जो है टेंशन बना, जिससे आपका ड्राइव हुआ, यानी कि जो है आप डिमोटिवेट हो गए। फिर आता है बीच में पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग और एटीट्यूड। ये चारों चीजें आपने अपने एम्प्लॉय को दी, आपने उनकी पर्सनैलिटी डेवलप की, आपने उनका सोचने का तरीका, उनका परसेप्शन चेंज किया, आपने उसको कुछ नई स्किल्स सिखाई, आपने नई स्किल की लर्निंग कराई, और साथ ही साथ आपने उसका एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। ये सब करने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया, जिससे वो गोल और फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ गया। फिर जब वो अपने काम करते जाता है तो उसको अपने काम की वापस से टेंशन होती है, तो वापस से टेंशन रिड्यूस करते हैं, फिर वो वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो ये एक जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलते रहती है, ये होती है मोटिवेशन की प्रोसेस। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि ग्रिप पॉइंट कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स कैसे कैसे होते हैं। दोस्तों ग्रिप पॉइंट कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स मैं आपको इजीली लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहला होता है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक इंसान रहता है, वो दूसरे को इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क मैं आपको समझाता हूं, यहां से आप समझ पाओगे। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क क्या होता है, ये देखिए, ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा। ये होता है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। यहाँ पर लिखा भी वही है, इट्स सच टाइप ऑफ नेटवर्क द मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। दिस फॉर्म्स अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन विद मल्टीपल इंडिविजुअल एंगेजिंग इन द कम्युनिकेशन। बहुत सारे इंडिविजुअल इसमें एंगेज रहते हैं। फिर आता है गॉसिप नेटवर्क, जहां पर एक ही इंडिविजुअल सबको बताता है। आइए इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। गॉसिप नेटवर्क, अब देखो गॉसिप नेटवर्क में एक ही इंसान जो ए है वो बी सी डी ई एफ जी एच सबको बता रहा है, ये होता है गॉसिप नेटवर्क। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इंफॉर्मेशन इज शेयर बाय वन इंडिविजुअल विद मैनी इंडिविजुअल, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है, एक हायरार्की सेट होती है, कौन किसको बताएगा। ये देखिए क्लस्टर नेटवर्क, जैसे कि क्लस्टर नेटवर्क में क्लस्टर नेटवर्क कम्युनिकेशन, ये देखिए यहां पर ए ने बताया सी डी और एफ को, एफ ने बताया बी और आई को, बी ने बताया जे को, तो ये हो गया क्लस्टर। यानी कि एक जो आदमी है वो 3 जन को बता रहा है, वो 3 किसी और 4-5 जन को बता रहे हैं, वो 4-5 जन किसी और 6-7 जन को बता रहे हैं, वो 6-7 जन किसी और 2-3 जन को बता रहे हैं। तो ये क्लस्टर फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं क्लस्टर नेटवर्क। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज बिटवीन 2 पीपल हु ट्रस्ट ईच अदर।
जो एक दूसरे पे भरोसा करता है वो। तो इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ट्रस्टेड पर्सन एंड देयरफॉर फॉर्म्स अ नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि अगर आपने अपनी कोई सीक्रेट किसी से बताई तो वो सीक्रेट नहीं रह गई। कैसे? आपने अपने किसी दोस्त को अपनी सीक्रेट बताई, उस दोस्त के कुछ और दोस्त हैं, तो उस दोस्त ने आपकी सीक्रेट उसके कुछ और दोस्त को बताई, उन कुछ और दोस्तों के भी कुछ और दोस्त हैं, तो उन कुछ और के दोस्तों ने कुछ और के दोस्तों को बताई। तो अब यहाँ पर एक नेटवर्क बनेगा, यानी कि आपकी सीक्रेट सीक्रेट नहीं रही। तो अगर आपकी सीक्रेट को सीक्रेट रखना है तो खाली बेस्ट फ्रेंड को बताइए, फ्रेंड को नहीं। फ्री कम्युनिकेशन एडवाइस है आपके लिए। तो ये होता है क्लस्टर नेटवर्क। फिर आता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है, कोई भी किसी को भी बता रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आया, उसको हमने बता दिया, हमारे दोस्त है उसको हमने बता दिया, वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहती। हम रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, कोई आ गया, हमने उनसे बात कर ली, हमने उनको कुछ बता दिया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। यानी कि जो भी आपके नज़र में अच्छा आदमी आता है जो आपसे कंपेटेबल है, आप उनको बता देते हो, कम्युनिकेट कर देते हो। ये होता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। तो यहाँ पर 4 टाइप के नेटवर्क है: सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी। आपको ये याद रखना है, अब आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। आप चाहे तो इसका डायग्राम बनाकर भी रख सकते हो। फिर आता है एक्सप्लेन एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। यानी कि आपको डायरेक्टिंग के 3 प्रिंसिपल बताने हैं, 3 क्रूशियल फंक्शन बताने हैं कि डायरेक्टिंग का जो प्रोसेस है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन द मैनेजर should use technique of directing in such a way that make the worker to perform their best. These techniques would motivate an employer to work for achieving the goal of organization. It can be in form of incentive or motivational session that help employee contributing more for the organization. यानी कि पहले प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी मैनेजर रहते हैं उनको कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे उनके एम्प्लॉयज का मोरल बढ़े, उनका मोटिवेशन पावर बढ़े। जब उनका मोटिवेशन पावर बढ़ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की नीड के लिए काम करेंगे। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के लिए काम करेंगे तो एफिशिएंटली और परफॉर्मेंस जो उनका रहेगा वो हमेशा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ये है कि आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देना है, उनको सही इंसेंटिव देना है, फिर वो गोल ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करेंगे। दूसरा क्या है, आपको यूनिटी ऑफ कमांड रखना है, यानी कि सारे इंस्ट्रक्शन एक ही सुपरवाइजर से आना चाहिए। अगर सब लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं किसका इंफॉर्मेशन को फॉलो करूं, किसके कमांड को फॉलो करूं, और यहाँ पर सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएगी। तो सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट है यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन स्टेट दैट द मैनेजर शुड कम्युनिकेट क्लियरली and in a way that worker can understand in a similar way. Workers should also be communicating with supervisor without any hesitation. A two-way communication process must be made between the manager and worker. यानी कि सबसे पहले ये कहा गया है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो मैनेजर्स के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में बहुत ही फ्री फ्लो होना चाहिए कम्युनिकेशन का। फिर चाहे वो मैनेजर को कम्युनिकेट करना हो या एम्प्लॉय को मैनेजर को कम्युनिकेट करना हो, दोनों साइड से। मैनेजर अगर एम्प्लॉय से बात करे तो भी वो सही लैंग्वेज का यूज करे, इजी लैंग्वेज का यूज करे, क्लियरली कम्युनिकेट करे। और फिर जो एम्प्लॉय है उनको अगर कुछ कम्युनिकेट करना तो उनको हेजिटेट नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी कम्युनिकेट कर पाए अपने मैनेजर से। तो ये था यहाँ पर थर्ड पार्ट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। In an organization, one of the department manager is inflexible and once he takes a decision, he does not like to be contradicted. यानी कि ये सलमान खान जी जो है वो इस डिपार्टमेंट के मैनेजर है। वो कहते हैं कि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो इससे क्या होगा, अगर कोई ऐसा मैनेजर आ गया तो एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे। वो अपना कोई भी क्रिएटिव माइंडसेट नहीं लगाएगा, उन्हें हमेशा डर रहेगा कि क्या पता मेरा मैनेजर कल कौन सा कमिटमेंट कर दे। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में। दूसरी बात यह है कि मैनेजर जो भी चीज प्लान कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, उसमें वो सबऑर्डिनेट को इंक्लूड नहीं कर रहा, सबऑर्डिनेट की राय नहीं ले रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो वर्कर के पास सजेशन है और फीडबैक है वो दो चीजें वो
मैनेजर को नहीं दे पा रहे हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, सिंपल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, रेप्यूटेड हॉस्टल ज्ञान प्रदान प्रोवाइड मेडिकल एड एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ इट एम्प्लॉय, which incentive is being highlighted here, state its category and name and two more incentive of the same category। यानी कि एक जो ज्ञान प्रदान हॉस्टल है वो अपने एम्प्लॉय को मेडिकल और एजुकेशन की फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये किस टाइप की फैसिलिटी है? ये आती है फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर, क्योंकि आप फाइनेंशियली हेल्प करते हो। अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो उसको मेडिकल में पैसा देना पड़ेगा, एजुकेशन में भी पैसा देना पड़ेगा, तो आपने उसकी हेल्प की, तो यहाँ पर ये आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर। फिर क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि दो और इंसेंटिव के बारे में बताइए। सबसे पहला होता है बोनस, जो हम दिवाली बोनस देते हैं, ईयरली बोनस देते हैं, जिससे क्या होता है एम्प्लॉयज की काम करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है, ये होता है बोनस। दूसरा होता है रिटायरमेंट बेनिफिट, की जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो जाए तो हम रिटायरमेंट फंड से उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहे, जिससे वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और जो नए एम्प्लॉयज आते हैं वो भी हमारे कंपनी को सपोर्ट करते हैं। तो ये होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन में, चैप्टर नंबर 7 के, जिसमें पहला क्वेश्चन है वो बोलता है एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। यानी कि गुड लीडर कौन होते हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक बहुत ही अच्छे लीडर माने जाते हैं। खाली इंडिया के नहीं, वो फॉरेन में भी एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं। डू द क्वालिटीज अलोन एंश्योर लीडरशिप सक्सेस। क्या खाली लीडरशिप की क्वालिटी होने से ही आपको सक्सेस मिल जाती है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले, a successful leader should have some qualities. Here are some of the qualities that a good leader must possess so that the success can be achieved। तो यहाँ पर हर अच्छे लीडर के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो क्या है वो यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। सबसे पहला, a person having good physical features such as height, health, physical appearance will be deemed as attractive। A healthy person can work hard and be efficient, and therefore such a person can also set an example for others। If this person is made leader, he can guide his subordinate well। तो सबसे पहला तो उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चिप्स खा खा के मोटा हो गया है, दौड़ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हमेशा नींद आती रहती है, रात को अच्छे सही समय से सोता नहीं है, अच्छा फूड नहीं लेता। फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, ग्रूम्ड होना चाहिए कंप्लीटली, तभी उसको एक अच्छा लीडर माना जाएगा। अगर वो कोई भी गंदगी रखेगा अपने बॉडी में, अपने माइंड में, तो जो एम्प्लॉयज होंगे वो उनकी बात कभी नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए आपको गुड फिजिकल फीचर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे लीडर को। फिर a good leader should be honest, he should follow business ethics and values, the subordinate will follow a person who has such qualities। सबसे पहला, जो भी अच्छा लीडर होता है वो हमेशा ऑनेस्ट होता है, वो अपने फेवरेट एम्प्लॉयज को ज़्यादा पेंशन या ज़्यादा सैलरी नहीं देता है, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है ना, और सही चीज़ों पर वो अपना वोट देता है और सही चीज़ें ही करता है। तो इन शॉर्ट कहूँ तो ऑनेस्ट होता है। दूसरा, बिजनेस एथिक्स और वैल्यूज, ये दोनों उसमें होते हैं। बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब है? बिजनेस एथिक्स का मतलब ये है कि कोई भी गलत चीज ना करना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसी चीज जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी चीजें ना बेचना, जैसे कि ड्रग्स, वेपन्स एक्सेट्रा। तो ये सारे आते हैं बिजनेस एथिक्स में। तो जब कोई आदमी अच्छा ऑनेस्ट होगा तभी जो है वहां पर अच्छी उसकी क्वालिटीज दिखेंगे, और जो लोग हैं जो उसके सबऑर्डिनेट है वो उसको फॉलो करेंगे। फिर आता है थर्ड, अनदर क्वालिटी दैट इज सॉट आफ्टर इन लीडरशिप इज इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंट रहना चाहिए, एकदम डम्ब नहीं रहना चाहिए, उसको सारी चीज से अपडेटेड होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अ पर्सन हु इज अ लीडर मस्ट बी एबल टू एग्जामिन द प्रॉब्लम एंड एफिशिएंटली सॉल्व देम। कि वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम है, या फिर जो उसके पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, या फिर जो बिजनेस की प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसको सॉल्व कर पाए। द लीडर मस्ट बी इंटेलिजेंट टू टेक प्रॉपर डिसीजन, टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। सारे फैक्ट और लॉजिक्स के को समझने के बाद जो है वो सही डिसीजन लेने के काबिल होना चाहिए। A leader should inspire other and should lead from front by showing exemplary work progress while maintaining performance and organization value। उसको हमेशा आगे बढ़ के काम करना चाहिए, दूसरों को आगे नहीं ढकेलना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम आगे से लड़ो और मैं तुम्हारे पीछे बैक सपोर्ट हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमेशा अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ को जो है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ही मस्ट ऑल्सो ब्रिंग अ फीलिंग अमंग द वर्कर टू बी मोर प्रोडक्टिव। वो हमेशा अपने वर्कर के अंदर ऐसी फीलिंग लाए कि वो हमेशा जो है प्रोडक्टिवली काम कर सके। फिर पांचवा, हैविंग कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी क्वालिटी ऑफ लीडर्स। द कॉन्फिडेंस ऑफ अ लीडर मस्ट बी हाई इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अ कॉन्फिडेंट लीडर इज एबल टू मेक द वर्कर मोर कॉन्फिडेंट। जो भी हमारा लीडर होता है उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे कितनी भी गंदी सिचुएशन क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जब कोविड आया था तो कितनी गंदी सिचुएशन थी, लेकिन हमारे जो पीएम है उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस रखा, बहुत ही हमारे से एक्टिविटीज कराई और साथ ही साथ जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड कराई। तो अगर उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता तो अभी तक तो इंडिया में तबाही मच गई होती, जैसे कि यूएस में मच गई। तो इंडिया के पीएम के कॉन्फिडेंस के कारण काफी ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस आया, जिसके चलते हमारे देश को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये होता है कॉन्फिडेंस एक अच्छे लीडर की पहचान। A leader must be having a high sense of responsibility for his own and for his group of worker. He should be responsible for the mistakes committed by his team members. A good leader puts his team first. यानी कि उसको हमेशा हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना चाहिए, यानी कि उसको कभी अपने टीम पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो टीम है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सोच समझ के हैंडल करना चाहिए, सोच समझ के इम्प्रूव करना चाहिए और अपनी टीम को हमेशा आगे रखना चाहिए। The ability to communicate effectively is one of the most essential quality of a leader. By expressing idea and instruction clearly, the leader makes sure that workers understand what is being communicated. Communication helps in bridging the gap between worker, manager, and the management. जो भी हमारा लीडर रहता है उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। वो जो बोल रहा है लोग वही समझे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ लीडर ऐसे हो जो बोल कुछ और रहे हो और लोग कुछ और समझ रहे हो, जिसके वजह से जो है ओपिनियन में डिफरेंस आ सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रहनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज नेसेसरी फॉर अ लीडर एज सिचुएशन विल बी देयर where a decision needs to be taken in order for a process to move forward. The decision needs to be taken by the weighing the pros and cons and analyzing the figures and facts. तो उसके पास हमेशा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रहनी चाहिए, यानी कि क्या डिसीजन लेना है उसका पावर उसके पास अच्छे से होना चाहिए, ताकि वो सारी सिचुएशन को एनालाइज करे, उसका प्रॉस एंड कॉन्स देखे और फिर उसके बाद एक अच्छा डिसीजन ले। द लीडर शुड बी हैविंग अ फ्रेंडली बिहेवियर विद द वर्कर। हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। उसका जो सोशल रिलेशन है एम्प्लॉयर के साथ वो अच्छा होना चाहिए, वो हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए और जब भी वर्कर अपनी कोई प्रॉब्लम उसको बताए तो उसका सॉल्यूशन उसको अच्छे से देना चाहिए। अ लीडर मस्ट बी डायनामिक इन नेचर। डायनामिक होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू टेक इनिशिएटिव एंड बी प्रोएक्टिव इन नेचर। हमेशा प्रोएक्टिव रहना चाहिए, कोई भी सिचुएशन आने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है। All these qualities are necessary for a leader, but presence of all these factors in a leader is not sufficient to ensure the success. अगर ये सारी चीजें एक लीडर में है तो भी जरूरी नहीं कि वो सक्सेस हो जाए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें होने के बावजूद इसको किस तरीके से किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज है तभी आप सक्सेस हो सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी है उसके बारे में बात करनी है। तो एज पर मैस्लो, humans needs to be categorized in a 5-tier pyramid structure in form of a hierarchy। यानी कि ह्यूमन के जो जो भी नीड्स होते हैं वो 5 tier पिरामिड्स में बांटनी चाहिए। अ मैनेजर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थ्योरी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय बिहेवियर। जिस भी मैनेजर को ये थ्योरी पता होगी वो अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को अच्छे से भांप पाएगा। मैस्लो नीड्स हायरार्की इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। 4 पॉइंट है जिसके बेसिस पे जो मैस्लो है उसकी हायरार्की बनी है। नीड ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, यानी कि जो भी पीपल की नीड होती है उसकी वजह से जो है उनका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है। इंडिविजुअल नीड कैन बी अरेंज इन फॉर्म ऑफ हायरार्की। जो भी इंडिविजुअल नीड है उसको हायरार्की के फॉर्म में डिवाइड करना है। द शिफ्ट टू हायर लेवल कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइड एट अ लोअर लेवल। जब पिरामिड का लोअर लेवल सेटिस्फाई होगा उसके बाद ही वो हायर लेवल पे जा पाएगा। अब ये बात क्या चल रही है आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन पहले आप समझोगे कि पिरामिड के 5 पॉइंट क्या है, उसके बाद ही आपको ये सारी बात समझ आएगी। द शिफ्ट टू हायर लेवल कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइड एट लोअर लेवल।
ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ अ नीड एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू रीच द हायर लेवल ऑफ द नीड। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तब वो अपने नीड को और बढ़ा लेता है और हायर लेवल पे चले जाता है। अभी यहाँ पर कौन सी नीड है? सबसे पहला है physiological need. These are the need which considered essential for sustaining human life. It is at the top of the need. Fulfilling these need is very essential for every individual. Example of such need are food, shelter, etc. जो भी फिजियोलॉजिकल नीड है यानी कि जो हमारे जीने के लिए जरूरी है वो सबसे पहली नीड होती है। फूड हो गया, रहने के लिए घर हो गया, पहनने के लिए कपड़े हो गए। तो ये रोटी कपड़ा मकान वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। दूसरा है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड यानी कि उसका जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको सेव करना, यानी कि वो हमेशा उसको ये तीन चीज मिलेगी, रोटी कपड़ा और मकान। इस चीज को आपको सेव करना है। कैसे? जैसे कि आप उसको जॉब सिक्योरिटी दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, या फिर पेंशन स्कीम उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लॉ एंड ऑर्डर जो भी एम्प्लॉयज के लिए उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें सेफ्टी नेट्स में आती है। फिर आती है belongingness needs. These need arise only once the first two need of level are satisfied. जब फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई, सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद आता है belongingness needs. It is related to the feeling of belongingness that an individual seeks. तो यहाँ पर एक जो भी belongingness फीलिंग रहती है उसके हिसाब से जो है वो एक्ट करता है। एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, लव और फैमिली, ये तीनों चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर आता है एक्सट्रीम नीड्स। इट इज द नीड ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन एंड बीइंग रिस्पेक्टफुल इन वंस ओन जजमेंट। इन दिस कैटेगरी ऑफ नीड द पर्सन सीक रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। एग्जाम्पल डिग्निटी, प्रेस्टीज। यानी कि एक्सट्रीम नीड यानी कि समाज में उसकी इज्जत रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसके लिए चौथे पॉइंट पे आता है। और पांचवें पॉइंट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जो भी उसका एम है, जो भी उसका एस्पिरेशन है, उसको वो अचीव करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसको हाईएस्ट लेवल माना जाता है क्योंकि जब बेसिक नीड सारी फुलफिल हो जाती है तभी वो यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आता है, जहाँ पर उसका वर्क सेटिस्फेक्शन होना या फिर उसकी पर्सनल ग्रोथ होना ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये जो थ्योरी है ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन मानी जाती है एम्प्लॉयज के लिए, और इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी एक मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझ पाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट आर द कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सजेस्ट मेजर टू ओवरकम देम। अब आपको कुछ ऐसे मेजर बनाना है जो बैरियर है, बैरियर जो बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए, ऐसी चीजें बनानी है और उसके मेजर क्या है वो भी बताना है। सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है कि जो भी हम बोलते हैं सामने वाला उसको मिस इंटरप्रेट कर लेता है, जिसकी वजह से जो है समझने में डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस, पैराग्राफ और फ्रेजेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि जब आप किसी से डरते हो, किसी से गुस्सा होते हो, किसी से फ्रस्ट्रेट होकर उससे बात करते हो तो उसको वो बात समझ नहीं आती है। अगर मैं गुस्से में कोई बात कहूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपके पापा गुस्से में कोई बात आपको कहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जब आपके पापा आपको प्यार से कोई बात कहेंगे तो आपको जरूर समझ आएगी। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। फिर आता है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो है पर्सनल फैक्टर की वजह से सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई बैरियर्स आ जाता है। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट शेयर्ड बाय द सुपीरियर विद सबऑर्डिनेट व्हिच कैन कॉज बैरियर इन कम्युनिकेशन। सच बैरियर आर कॉल्ड पर्सनल बैरियर्स। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी रहती है जो आप अपने सबऑर्डिनेट को बताना नहीं चाहते हो, तो आपका जो है यहाँ पर पर्सनल बैरियर आ जाता है क्योंकि आप उसको बताना नहीं चाहते, जिसकी वजह से जो है एक मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स। इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ लीडरशिप देयर अराइजेस द बैरियर टू कम्युनिकेट व्हिच causes delay in the flow of information. It can also occur in a centralized organization where power and authority rest with the top management. यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर रहते हैं, अभी यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा एक हायरार्की चलती है। टॉप मैनेजमेंट वाला मिडिल को बताता है, मिडिल मैनेजमेंट वाला लोअर को बताता है, लोअर वाला एम्प्लॉयज को बताता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें वो अपने आप तक रखते हैं, आगे पास ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। इसको ओवरकम कैसे किया जाए? सबसे पहला, कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो, रिसीवर की कैपेबिलिटीज के बेसिस पे हो कि वो क्या समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। हमें एकदम क्लियरली इंफॉर्मेशन देना चाहिए, कोई भी बैरियर्स को छोड़कर। ठीक है। सेकंड, इन ऑर्डर टू मेक इंफॉर्मेशन क्लियर, ये
देखना ज़रूरी है कि क्या उसका लैंग्वेज सही है, क्या कंटेंट सही है और क्या उसका टोन प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं। अगर वो गुस्से में कहेगा तो समझ नहीं आएगा, लेकिन प्यार से कहेगा तो समझ आएगा। तो जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन ईज़ी हो जाएगा और बैरियर कम हो जाएंगे। तीसरा, प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर शुड बी टेकन इन ऑर्डर फॉर इन्फॉर्मेशन टू बी कंप्लीट। जब हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो उससे हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आपको ये चीज़ समझ आई। हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या करोगे आप, जो मैंने आपको बताया उसमें आपको क्या करना है। तो जब वो एक्सप्लेनेशन देंगे इस चीज़ों का, तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली कम्युनिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीटेड ऑल एस्पेक्ट, मतलब कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। कोई भी एम्बिग्यूअस चीज़ हमें नहीं बोलनी है जो उसको समझ ना आए। ठीक है। द आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। द सब्जेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मस्ट बी प्रॉपरली कन्वेड फॉर इजी अंडरस्टैंड। यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो प्रॉपरली जो है सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। The person sending the information should be a good listener, which means the person should be open to all communication from the side of receiver. यानी कि ऐसा नहीं कि खाली आप बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, जैसे कि मैं इस YouTube वीडियो में बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ। मेरे को सुनना भी पड़ेगा अच्छा एडिटर बनने के लिए। हालांकि YouTube में सुनना पॉसिबल नहीं है, आप कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पर एक अच्छा लिसनर वही होता है, एक अच्छा लीडर या फिर एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो अच्छा सुन सकता है। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, एक्सप्लेन डिफरेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। अब आपको कुछ ऐसे इंसेंटिव बताना है जो कि फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल हो, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है। फाइनेंशियल में सबसे पहले आता है सैलरी, आप उसकी बढ़ा दो, उसके अलाउंसेस बढ़ा दो, तो वो अच्छे से मोटिवेट हो जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ला दो, यानी कि जितना आप प्रोडक्ट बनाओगे, जितने अच्छे क्वालिटी का बनाओगे, उतना आपका जो सैलरी है वो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ जाएगा, तो जो है उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। अगर आप उसको बोनस दोगे तो उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। अगर आपको उसको स्टॉक ऑप्शन दोगे, यानी कि अपने कंपनी के कुछ शेयर दोगे उनको, तो वो और अच्छे से ध्यान लगा के काम करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनके शेयर का प्राइस बढ़े। प्रॉफिट अगर आप शेयर कर सकते हो तो आप प्रॉफिट शेयर बिल्कुल करिए उनसे, कोई भी परसेंटेज बेसिस पे, कमीशन बेसिस पे। तो वो जो है वो अपना ग्रोथ के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट उनको दीजिए, जो भी ग्रेचुइटी है, जो भी पेंशन स्कीम है, सारे में उनको रजिस्टर करिए और उनको जो है प्रीमियम पे करिए। फिर फ्रिंज बेनिफिट, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे कि मेडिकल अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, ये सारी चीज़ें आप उनको दीजिए, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए और मन लगा के काम कर पाए। फिर आता है नॉन फाइनेंशियल। क्या होता है नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट, यानी कि जैसा कि आपने उसका पोजीशन बढ़ा दिया, उसका पोस्ट बढ़ा दिया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी, तो वो मोटिवेटेड होकर काम करेगा। या फिर आपने उसको फ्रीडम दे दिया कुछ चीज़ करने का, और आपने कहा कि अगर आप जितना क्रिएटिव रहोगे हम आपको उतना रिवॉर्ड देंगे, उतना रिकॉग्निशन देंगे, उतना अप्रिसिएशन देंगे, तो आपका एम्प्लॉय आपके लिए अच्छा क्रिएटिवली काम करेगा। या फिर अगर किसी काम में कोई चैलेंज है, कोई आपको लगता है कि एम्प्लॉय को और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, तो अगर आप उसको ट्रेनिंग दोगे, उसको स्किल दोगे, तो भी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा उस काम को करने के लिए। इफ कंपनी प्रोवाइड appropriate avenue for the growth of the employee by having a defined career path, it makes them more responsible and encourage them to perform better so as to achieve growth। यानी कि अगर आपने कोई एम्प्लॉय को एक बेटर ग्रोथ प्लान दिया, तो वो आपकी कंपनी के साथ ज़रूर काम करेगा। Organization allowing involvement of employee in matter concerning the employee will see more productive as employees feel that they are part of the organization। यानी कि अगर आप उनको हर एक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हो तो वो अच्छे से काम करते हैं। पांचवा क्या है, सबको फ्री अप्रोच देना चाहिए। कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी से, कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम हो, सारी चीज़ें जो है आपको बतानी चाहिए। और आपको उनको हमेशा जो है ट्रेन रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रेन नहीं है तो आपके इन्फॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉय टेक थिंग्स इजी एंड आर फ्री टू अप्रोच एनीवन फॉर माइनर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी छोटी से छोटी चीज हो तो आप उसके लिए हमेशा उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हो। जिससे क्या होता है,
दिस हैज रिजल्टेड इन एवरीवन टॉकिंग टू ईच अदर एंड thus रिजल्टिंग इन इनएफिशिएंसी इन द ऑफिस। अब इससे क्या होता है कि अगर आप उनको फ्रीडम दे दोगे तो वो ऑफिस में बातें करना चालू कर देंगे, आपस में बातें करेंगे, जिससे आपके काम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन लॉस ऑफ सेक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बीइंग लीड आउट, जिससे आपके कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगा। तो मैनेजर को कौन सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाना चाहिए? जो अभी इन्फॉर्मेशन सिस्टम चल रहा है वो है इनफॉर्मल, है कि कोई भी किसी से भी बात कर रहा है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस में जाना चाहिए, जहाँ पर मैसेज और फैक्ट से जो है एक डेलीगेट चैनल से बात हो। यानी कि अगर मैनेजर बात कर रहा है तो वो हेड मैनेजर से बात करे, हेड मैनेजर बात कर रहा है तो वो अपने हेड मैनेजर से बात करे। तो ऐसा एक इन्फॉर्मेशन फ्लो सिस्टम बनाना चाहिए करेक्ट ऑर्डर में, और कभी कभी ही इनको अपने कम्युनिकेशन में इंक्लूड करना चाहिए, हर बार इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर हमने वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सारे क्वेश्चन देख लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।